अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। हुकूमत ने 27वीं तरमीम लाने का ऐलान कर दिया। बिलावल शहबाज शरीफ मुलाकात में बड़े फैसले। बानी पीटीआई का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा। राना सनाउल्लाह ने बड़ा बयान दे दिया। मौलाना को मनाने की कोशिशें फिर शुरू। नई तरमीम में क्या है और हुकूमत आखिर किन मकासद के लिए ये तरमीम लाना चाहती है। इसके अलावा नए चीफ जस्टिस के खिलाफ बयानबाजी बंद। 26वीं तरमीम के बाद पीटीआई ढीली पड़ गई। जुडिशल कमीशन में अपने मेंबरान देने का अंदिया। दूसरी जानिब पार्टी टूट फूट का शिकार। आपस में लड़ाई छिड़ गई। फैसल चौधरी को पार्टी से निकालने पर फड्डा पड़ गया। बानी की सुलह की कोशिशें। पीटीआई वफाक से पीछे हट गई और पेशावर में पावर शो का ऐलान कर दिया। इसके अलावा हम बात करेंगे लाखों रुपए खर्च करके सुहाने सपने सजाए बरतानिया पहुंचने वाले वर्क परमिट होल्डर्स। तालिब इल्म रुल गए। मुलाजमतों में इस्तेसाल। रिहाइश रोटी के लिए दर बदर धक्के खाने पर मजबूर। बरतानिया में ये लोग मुश्किलात का शिकार आखिर क्यों हैं? मेंबर पार्लियामेंट यूके मोहम्मद यासीन से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे इस बात पर। आखिर में नए चीफ जस्टिस याया आफरीदी की जेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में आज फुल कोर्ट इजलास। सीनियर जज मंसूर अली शाह की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की इजलास में ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस के पहले दिन की रोदाद भी बयान करेंगे। हमारे साथ इन टॉपिक्स पे बात करने के लिए आज मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। काशिफ साहब, 27वीं तरमीम के लिए हलचल जो है वो तो शुरू हो चुकी है। अब दो चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक तो ये कि ऐसा क्या रह गया था 26वीं तरमीम में जो 27वीं तरमीम इतनी जल्दी लाने की कोशिश की, इतना लिमिटेड अमेंडमेंट्स उसमें की गई कि फ़ौरन जो है वो 27वीं तरमीम पर बात आ गई। और दूसरा ये कि मौलाना का जो है वो क्या रोल होगा। वो पहले भी बयानबाजी तो करते रहे लेकिन फिर हुकूमत के साथ हो गए और अब अगर वो रिजर्वेशंस जिस पे जो उनकी थी अगर उनको शामिल करने की कोशिश की गई 27वीं तरमीम में तो क्या मौलाना हुकूमत का साथ देंगे? उन्होंने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, सुना ही होगा कि उन्होंने बयान दे दिया था कि तुम्हारा तो बाप भी जो है वो ये नहीं करा सकेगा। आपका क्या स्टांस है इसमें? देखिए, अगर रह तो इस तरह का आपने पहला मुसद्दा तो देखा होगा, क्या कुछ नहीं रह गया इसमें से। लेकिन असल सवाल तो यह है कि क्या हुकूमत ये करवाना चाहती है। देखिए, पहले तो ये फैसला कर लें कि 26वीं तरमीम इतनी जल्दी में इसलिए की गई ताकि वो सब काम डालने के अदालत कम से कम उसके रास्ते में रुकावट ना बने। अब एक दफा आपने अदालत का रास्ता बंद कर दिया, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुन सकेगा कोई आईनी मामला। तो अब जिस किस्म की भी तरमीम की जाएगी वो जाएगी उसी बेंच के सामने जिसको अपॉइंट जुडिशल कमीशन करेगा। तो इसलिए पहली तरमीम ज्यादा इसलिए उसमें कोशिश ये की गई कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए ताकि उसके खिलाफ या वकला की मूवमेंट न शुरू हो या सियासी जमातें उसके खिलाफ ना हो। उसके बाद याया अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के बाद आपने देखा कि झाग की तरह सब कुछ बैठ गया है। इवन तहरीके इंसाफ भी कोई एहतजाज करने के मूड में नहीं है। तो इस वजह से पहला काम तो कर लिया गया कि 26वीं तरमीम ने किसी भी अदालती उसको या इसको जो भी कहें आपकी अदालत उसका नोटिस ले लेती है, अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देती, उसका रास्ता रोक दिया कि अब जो भी तरमीम की जाएगी 27वीं तरमीम की सूरत में वो उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब इसमें रह के गया, मैंने बड़ी बात हुई मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से। अक्सरियत का ख्याल है कि अभी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा, लेकिन क्या राना साहब की बात को सीरियस लेना है? क्या मुस्लिम लीग नून को ये पीछे से पुश किया गया या चाबी दी गई कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाना पड़ेगा तो अब जल्दी जल्दी एक और आईनी तरमीम करें? ये भी मुमकिन है। लेकिन बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि एनएफसी को जो कि आईएमएफ के साथ डील हुई है उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उसको दोबारा उसके ऊपर कानून साजी करनी पड़ेगी। 140 से एमक्यूएम को थोड़ा सा ये प्रॉमिसेस किए गए थे कि बलदियाती इलेक्शन जो होंगे उसके लिए उनकी तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको देखना चाहते हैं। ये कुछ गलतियां, एक बहुत बड़ी चीज ये कि कुछ गलतियां हो गई 26वीं तरमीम में जिसको बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है। उन गलतियों को भी तो ठीक करना है, तो उसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत पड़ेगी। तो ये मामला ज्यादा इन चीजों के गिर्द घूमता है। मेरा ख्याल है फिलहाल कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव मेरे सामने नहीं आया जिसको देखकर कहा जाए कि मिलिट्री कोर्ट्स बनाने हैं या हाई कोर्ट्स को टेम करना, उनको अपने किसी तलवार के नीचे रखना है। मुझे ऐसा कुछ अभी तक नजर नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि जब एक दफा तरमीम की तरफ जाएंगे फिर उस टाइम बहुत कुछ हो तो उसमें फिर बहुत सारी ख्वाहिशात जो ख्वाहिशात रह गई हैं बाकी उनको पूरी करने की कोशिश जरूर हो। तो काशिफ साहब, फिर जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था, मौलाना इस वक्त
हुकूमत का साथ देंगे? बयानबाजी एक दफ़ा फिर वापस शुरू हो गई है उनकी कि अगर कोई ऐसी रिजर्वेशंस जो उनकी थी पहले, अगर उनको वापस लाने की कोशिश की गई 27वीं तरमीम में, तो वो ये नहीं होने देंगे। देखिए, मौलाना का तो पहले भी बड़ी एक एब्सोल्यूट पोजीशन उन्होंने ली थी जब उन्होंने कहा कि ये असेंबली एक जाली असेंबली है, इसके पास मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 की असेंबली है, इसके पास इख्तियार ही नहीं है आईनी तरमीम करने का। वहां से वो वापस आए, बातचीत की, मेरा ख्याल है काफी हद तक उन्होंने जो मुसवदा था उसको बेहतर बनाया। क्रेडिट है मौलाना साहब का, उसमें इंसानी हकूक के हवाले से हो या मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से या दूसरे जो मामला जिस पर पीपल्स पार्टी ने अपनी मजबूरी का इजहार किया था कि हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, मौलाना ने पोजीशन लेकर उन सारों को वही काफी वाटर डाउन कराया, उसको बेहतर कराया मुसवदे को। लेकिन मौलाना की सियासत देखें, आपको उनकी सियासत भी समझनी पड़ेगी। मौलाना साहब हमेशा से हुकूमत के करीब तर सियासत करते हैं। 2002 में भी तमाम तरह अपोजिशन के बावजूद वो लीडर की अपोजिशन रहे, लेकिन वो जिन हालात में रहे सब जानते हैं कि इन हालात में हुकूमत के साथ साथ रहे हैं, चाहे 2008 की हुकूमत हो, 2013 की। तो मौलाना साहब ज्यादा लड़ना नहीं चाहते एस्टैब्लिशमेंट से भी और हुकूमत से। तो मुझे लगता है ये धमकियां तो हैं ही, धमकियां हमने पहले भी सुनी थी कि आईनी तरमीम पास 26वीं भी पास नहीं होगी, वो भी पास हो गई। उसमें मौलाना का किरदार काफी बेहतर रहा है। अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि उनकी वजह से बहुत सी चीजें जो होने जा रही थी वो नहीं, क्योंकि बंदे तो उन्होंने इकट्ठे किए हुए थे और ये उस पेशबंदी थी उस चीज की कि अगर मौलाना तैयार ना हुए जी तो पीटीआई के वो लोग जिनको शोकॉस दिया गया है वो सारे उसी सूरत में उस सिनारियों के लिए तैयार किए गए थे, जिस तरह भी तैयार किए हो, बंदे उठाए गए हो, पैसे लिए उन्होंने, कि उठाए इसीलिए गए थे कि अगर मौलाना तैयार ना हो तो उस सूरत में भी नंबर पूरे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मौलाना साहब इस तरह की बातें करते रहेंगे। देखते हैं आखिरी मुसवदा जब आएगा तो मौलाना फैसला करेंगे कि वो उसके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। जी काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आप भी हमारे साथ, हम सारे इकट्ठे थे जब मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी, इसी महीने मेरा ख्याल स्टार्ट में शायद बाद में हुई थी। तो मौलाना साहब दो बड़ी चीज़ों पे राज़ी थे, जो बड़ी वो दो चीज़ें इस वक्त तरमीम का हिस्सा नहीं बनी, जिसका आप उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं एक आध का, वो बड़ी अगर अहम चीज़ें थी जो मतलब फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी, हुकूमत भी चाहती थी। एक एज लिमिट थी, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, बांग्लादेश में भी आपको याद होगा, उन्होंने खुद कहा था कि बांग्लादेश में भी तो वहाँ 67 है तो एज बढ़ाने में कोई मसला नहीं है, वो राज़ी थे। दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स पे भी मौलाना साहब राज़ी थे, आप और मैं इकट्ठे बैठे उनको सुन रहे थे। तो मौलाना साहब तो राज़ी थे दोनों तरामीम पे, मेजर तरामीम थी। तो फिर ये दरमियान में क्या ऐसा हो गया कि इनको एक नए सिरे से एक नया मतलब कंट्रोवर्सी में जाना पड़ेगा? आपका जहन क्या कहता है कि मौलाना साहब जो तैयार थे कि फ़ौजी कोर्ट भी हूँ और उम्र भी बढ़ा दी जाए, जिसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब भी एडजस्ट हो रहे थे और शायद जनाब से मुनीर साहब भी हो रहे थे, तो सर फिर क्या हुआ? वो तो राज़ी थे। सर मेरा ख्याल है कुछ चीजें बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त काजी फैज़ साहब। काजी साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि बीच में किसी एक जगह जाके फैसला हुआ कि काजी साहब अब आने वाले चीफ जस्टिस नहीं। बल्कि काजी साहब ने खुद भी पैगाम एक दफा भिजवाया था, एक बड़ा सख्त सा जुमला उन्होंने अपने बारे में इस्तेमाल किया कि मुझे ना कंसिडर किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ भी ये सोच बड़ी अपने बारे में ये काशिफ बड़े मतलब काजी साहब ने खुद को अपने बारे में कोई ऐसी बात कह दी और उन्होंने हुकूमत को मैसेज भेजा कि मैं इंटरेस्टेड पैगाम भेजा जी। उन्होंने कहा कि मैं मेरी अपनी तबीयत के बारे में कहा कि देखिए मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया हूँ, तो इसलिए वो रफली इस किस्म की उन्होंने को बात की कि या पैगाम भेजा कि कंसिडर ना किया जाए। तो उस वक्त ये कहा गया था जी ठीक है हम देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी ये कोशिश थी या ये कई सोच आई काजी साहब में। लेकिन ज्यादा सोच दूसरी तरफ आई कि काजी साहब इतने कंट्रोवर्शियल हो गए कि अगर काजी साहब को जबरदस्ती रखा गया, उनकी उम्र में इजाफा किया गया, जैसे आपने कहा मौलाना साहब तैयार थे 67 साल, हमें बताया गया कि उम्र है। मैंने नहीं कहा, आप भी सुन रहे थे, आप ये सारा मेरे पे बोझ न डालें, आप मेरे साथ आपने भी सुना था। हाँ मैंने कहने का मतलब है जैसे आपने मुझे याद कराया। ओके ये काजी साहब अब ठीक है, मौलाना साहब ने कहा अब ठीक है, अब ठीक है। आपको याद होगा रऊफ साहब, आप मेरे प्रोग्राम और मैं आपके प्रोग्राम में आया उस मीटिंग के बाद और हम दोनों का ख्याल था कि मौलाना तरमीम के लिए तैयार है। Absolutely. और वो तमाम चीजें जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिसमें आपने मिलिट्री कोर्ट का था, उनका ये भी ख्याल था कि एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स बनाए जाते हैं, 1 साल के लिए 2 साल के लिए कर दें आप। और उन्हें ये भी पता नहीं था कि पहले भी मिलिट्री कोर्ट जो थे एक सनसेट क्लॉज के साथ इस आइन का हिस्सा रह चुके। उन्होंने कहा तारीख में पहली दफा होगा, तो उनको बताया गया नहीं सर, लास्ट टाइम भी जब मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, सिविलियंस में उनका ट्रायल होना था, सिविलियंस का ट्रायल उसमें होना था, वो भी सनसेट क्लॉज के साथ था।
तो मौलाना साहब को इस बात का इल्म नहीं था। सो मौलाना तैयार थे, आपकी बात ठीक है, लेकिन समवेयर मुझे लगता है कि कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगी बीच की तरमीम, चंद चीजों को जाने दिया गया। ये देखा आपने देखा, हो सकता है ये भी खौफ हो कि कोई लॉयर्स मूव बनना शुरू हो जाए, या बहुत से लोग, बहुत सी लॉयर्स जो बार थी उस चीज के खिलाफ थी। अब यही अफरीदी साहब के आने के बाद बहुत सी बार ठंडी पड़ गई। ये भी उन सोच होगी, मुझे यकीन है कि किसी न किसी लेवल पे ये सोच होगी कि कंट्रोवर्सी कम की जाए, एक दफा अदालत और वो चीज लीगली अचीव कर ली जाए। वैसे मैं पहले कह रहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाए जिसके लोग हम लगाएं, वो हमारी मर्जी के जजेस हों, उसके बाद फिर ये चीजों में जाए, ताकि अगर ये चीजें उठे भी, इनका कोई नोटिस भी लिया जाए, तो उस नोटिस लेने में जज भी कोई ज्यादा सख्त ना बैठे हों जो एंटी गवर्नमेंट हो। तो इसके पहली फेज में 26वीं तरमीम की गई, वो रास्ता रोका गया। अब दुनिया गलियां मिर्जा यार फिरना चाहता है, काशिफ इस पे मैं नहीं समझता मिर्जा यार को इतना मौका मिलेगा कि वो गलियों में अकेला फिरता रहे, आवाज़ें लगाता रहे सर। क्योंकि आप देखें हुकूमत जो पैनिक में है, ये आप भी अपने प्रोग्राम में मैं देख रहा था, बड़ा खूबसूरत आपने थोड़ी देर पहले अपना प्रोग्राम आप कंडक्ट किया है उनके साथ, सलमान अकरम राजा साहब के साथ, मैं सुन रहा था उसको सारा। आपने उनको राना सनाउल्लाह साहब वाला भी स्टेटमेंट आपने सुना है, जो राना साहब की, मैं उनके लॉजिक से नहीं कन्विंस हुआ जिस तरह के लॉजिक दे रहे थे कि आपके ये सीनाल्टी जो है ना वो इन 3 के बाद शुरू होनी चाहिए। मतलब ये कि हुकूमत जो है वो भी फंस गई है, उनकी जो असेसमेंट थी, रीडिंग थी, वो भी गलत निकली है। अब वो भी पैनिक मोड में आए हैं और उस 23वीं तरमीम की उन्होंने थ्रेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो उनकी कैलकुलेशन थी कि पहले 2 सीनियर जजेस नहीं आएंगे, उसके बाद अफरीदी साहब आएंगे, तो शायद हमारे लिए मामला उस तरह नहीं रहेंगे। अफरीदी साहब ने आके वो कहते ना कि उन्होंने मेज़ ही उलट दिए उन पर, उन्होंने उन्हीं को बिठा के दोबारा अपनी उसमें लेकर आए हैं जो प्रोसीजर कमेटी एक्ट में है। तो उससे तो हुकूमत की असेसमेंट, रीडिंग, मनसूबे वो सारे नाकाम हुए सर। नहीं सर, लेकिन ये अगर मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब आ गए हैं उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी में, तो क्या फर्क पड़ता है सर? बड़ा फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ काशिफ भाई, सॉरी फॉर दैट। वो भाई सबसे ज्यादा मेन अभी पटिशनें लगने वाली, अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे आज सलमान अकबर राय साहब ने आज तौहीन अदालत का केस डाल दिया है। उसके बाद उनका है इमरान खान साहब के केसेस हैं, पार्टी के केसेस हैं, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें पीटीआई से रिलेटेड आनी है, उनके लोग जेलों में पड़े हुए हैं। और फैसला तो मेजॉरिटी से होता है सर, ये प्रोसीजर एक्ट में आपको याद होगा कि वहाँ पर मुनीब साहब और जस्टिस मंसूर साहब वो मेजॉरिटी में हैं। अगर याया अफरीदी साहब को मतलब अगेन अगर उनके खिलाफ भी फैसला करते हैं तो भी तो वो दोनों उस मेजॉरिटी में हैं, वो तो चाहते हैं, वो तो उस 8 में वो शामिल थे जिन्होंने फैसला दिया था खवातीन की सीटें दें, वो तो इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे सर। तो फर्क तो पड़ेगा ब्रदर। हर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन किस बेंच पर जाएंगी? वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले बेंच में तो नहीं जाएंगी। एक स्पेशल कोर्ट, स्पेशल बेंच बनेगा जो अन्य मामला सुनेगा। वो 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच अब हुकूमत ने बनाना। तो अब ये जो कमेटी है, आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी सॉरी मैं आपसे समझने के लिए कह रहा हूँ, बड़ी अहम बात हो रही है आपकी। मतलब ये कि हुकूमत चाहे तो वो मतलब मेन जो टॉप के जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहबान हो, 2 उसके बाद 2 सीनियर हैं, वो 4थे 5वें जज से उठाकर वो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह बना सकती है। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, मतलब ये है तरमीम में? ये तरमीम में तो नहीं है ये, लेकिन हुकूमत का प्लान तो यही है। नहीं, प्लान और चीज है, लॉ इजाजत करता है, लॉ के तहत ही बनेगा ना। अगर लॉ ही नहीं है तो कैसे बना सकती है सर? कानून तो इसमें ये तो नहीं बताता कि कैसे बनाएंगे, लेकिन उनका ये है कि हुकूमत एक जुडिशियल कमीशन बनाएगा। एक जुडिशियल कमीशन ने ये फैसला करना है कि कौन से जज उस आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। उसमें ये नहीं कहता कि चीफ जस्टिस उसका हिस्सा होंगे या बाकी दोनों होंगे। काशिफ भाई, जो आपने वो राना सनाउल्लाह साहब की सुनाई थी ना वो क्लिप अपने प्रोग्राम में, तो मेरे शहजाद इकबाल साहब के शो में था जियो टीवी का, वहाँ से, तो उसमें तो कह रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब भी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें बनना नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, लिहाजा नहीं बनना चाहिए। मतलब तो चीफ जस्टिस साहब खुद भी बन सकते हैं, उसमें कोई आर नहीं है सर। और वो कोई जुडिशियल कमीशन के पास ये पावर तो नहीं है कि वो चीफ जस्टिस कि वो बेंच का सरबराह भी लगाए। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, प्लीज करेक्ट मी सर। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पूरा बेंच ही जुडिशियल कमीशन बनाएगा। अच्छा, उसमें ये पाबंदी बिल्कुल नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसका हिस्सा होना है। मेरा ख्याल ये है कि ये पाबंदी उसमें नहीं है। ओके। लेकिन कौन होगा ये तो फैसला ये तो उस आईनी तरमीम में कह दिया ना जी कि जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा
जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आईनी बेंच के। काशिफ, ये तो फिर एक क्लैश की तरफ, मतलब चीफ जस्टिस साहब को इतने अच्छे जज हैं, उनकी बड़ी रेपुटेशन है, किसी एक बंदे ने भी उन पे एतराज़ नहीं किया, उनके कंडक्ट पे, इंटेग्रिटी पे, ऑनेस्टी पे, या उनके स्टाइल। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंग्लिश क्लासिक वो जज होते हैं ना, जैसे उसी तरह के आपको वो लगते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में पिछली दफ़ा मैंने ये कहा था कि अगेन इंग्लिश क्लासिक जज हैं जो बोलते नहीं हैं, अपने फैसलों से बोलते हैं। अगर उनको डिस्काउंट करके पार्लियामानी ये कमेटी जिसमें PTA भी बैठी है, ये बैठा के फैसला कर रहे हैं, तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब के साथ वही लड़ाई शुरू हो रही है जो आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने एक पैरेलल अदालत खड़ी कर दी थी, या सजाद अली शाह साहब के साथ कराची में जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट बनाए थे, अपने जज लगाने शुरू कर दिए थे। देखिए, अब चीफ जस्टिस उसको रिएक्ट कैसे करते हैं ये तो एक अलग बहस, लेकिन हुकूमत ने तो अपनी इंटेंट बड़ी वाजे कर दी थी जब उन्होंने ये कहा कि किसी को भी उसका बेंच, उसका जज लगाया जा सकता है जो स्पेशल कोर्ट है। आज बल्कि आमिर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 5 सीनियर मोस्ट, हिंदुस्तान में भी यही होता, 5 सीनियर मोस्ट जजेस आईनी बेंच का हिस्सा होते ऑटोमेटिकली। जो भी 5 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, कोई भी आईनी पिटीशन आएगी उसको 5 सीनियर मोस्ट जजेस सुने। होना पाकिस्तान में भी यही चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम खुद पिक एंड चूज करें कि कौन सा जज उस बेंच पर बैठेगा जिसको हम आईनी बेंच कहते हैं। तो यही तो इख्तियार हुकूमत ने अपने हाथ में लिया 26वीं। अच्छा काशिफ, एक बात बताएं, ये जो आप बात बता रहे थोड़ी सी मतलब अच्छी खासी डिस्टर्बिंग भी है इसमें, इसलिए तरामीम पे कंट्रोवर्सी रही है, तो इस पे जो रिएक्शन आना चाहिए था वो तो मतलब बाकी तो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया का अपनी तरफ से, तो जुडिशरी की तरफ से आना चाहिए था। वो रजिस्ट करते इन तरामीम पे कि आप तो पूरा ढांचे ही हमारा बदल कर रख रहे हैं, फिर अगर आपने पिक एंड चूज करना है, बेंच भी आपने बना के देना है और चीफ जस्टिस साहब ने नहीं बनाना, जो मतलब बात समझ में आ रही है आपकी, तो फिर इसका वो तो फिर अपनी मर्जी का कोई 3-4 उठा के पार्लियामेंट से उठा के बना लेते, जज बना लेते सर। वो 5-6 मेंबरान जिनको कमेटी का मेंबर हैं, फिर वही जज बन जाते सर। ये याद रखिएगा कि जुडिशियल कमीशन है, उसके सरबराह चीफ जस्टिस ही हों, लेकिन उसमें अक्सरियत पॉलिटिशियंस की है। वो तो वोटिंग होनी है ना भाई साहब, वो तो वोटिंग होनी है ना, वोटिंग पे फैसला होगा। वोटिंग होनी है, और इस वक्त हुकूमत के पास अक्सरियत है उसमें, क्योंकि लॉ मिनिस्टर भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी होंगे, उसमें टॉप 4-5 जजेस भी हैं, और पार्लियामेंटेरियन भी हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से होंगे, तो हुकूमत के पास अक्सरियत होगी जुडिशल कमीशन। अच्छा, एक और बात बताएं सर, मैं आपसे ज़्यादा सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। आपको याद होगा चीफ जस्टिस ये सजाद अली शाह साहब ने जब फैसला दिया था अल जिहाद ट्रस्ट केस में सीनियरिटी वाला, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने बड़ा एक तारीखी बयान दिया था। उन्होंने कहा जनाब ये जो फैसला किया है ना ये हमारे चीफ जस्टिस साहब ने, इन्होंने बेसिकली अपने खिलाफ ही फैसला दिया है कि ये तो जूनियर जज थे, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने नीचे से उठा के इनको लगाया था। सो वही कुछ हुआ, बाद में 1-2 साल बाद फिर उनके खिलाफ बगावत हो गई थी, एंड ही हैज़ टू गो, वो आपको पता है सारा, इट्स रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो अब जब ये इन तरमीमों के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके, PTI वाले या सलमान अकबर राज साहब, हामिद खान साहब, जो भी हैं, तो ये फिर चीफ जस्टिस अब क्या करेंगे? वो तो इन्हीं तरमीम के तहत वो चीफ जस्टिस लगे हैं, इसी वजह से वो बेनिफिशरी हैं इसके। व्हाट विल ही डू देन? वो इनको स्क्रैप करेंगे और फिर वो दोबारा उसी पे चले जाएंगे अपनी तीसरी पोजीशन पे, और जिससे मंसूर शाह साहब को चीफ जस्टिस बना देंगे, क्योंकि PTI तो कह रही है कि हम जाएंगे इन तरमीमों के खिलाफ, रोडों पर भी जाएंगे, उधर भी जाएंगे। तो ये क्या सिनेरियो बनता लग रहा है सर आपको? क्या फैसला देंगे वो फिर? तो मेरा नहीं ख्याल को कोई फैसला देंगे। मुझे लगता है कि अगर आप वो जो इजलास था, फुल कोर्ट इजलास हुआ, तो उसमें मंसूर अली शाह साहब भी शरीक हुए, मुनीब अख्तर साहब भी शरीक हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ये तमाम जज, किसी को प्रॉब्लम नहीं है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के जज बनने में। अब देखना ये है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने आप को चलाते हैं, कौन से केसेस उठेंगे, किस तरह ये कंडक्ट करेंगे अपने आप को। अब ये तो वक्त बताएगा, इसका फैसला तो हम नहीं कर सकते। आज पहला दिन था, कल परसों तरसों देखते हैं क्या होगा। नहीं, क्या वो अपने खिलाफ फैसला देंगे? अपने खिलाफ ये फैसला देंगे? जैसे अगर फैसला अपने खिलाफ देना होता तो बैठ लेते, रिफ्यूज कर लेते, इनकार कर देते, कहते मैं नहीं बनना चाहता। उसमें तो जो एक प्रॉब्लम आ गई है, फॉल्ट आ गया, उसमें तो यही था कि अगर कोई भी जज इनकार करता है तो फिर टॉप 3 में से ही दूसरे जजेस को ये रिक्वेस्ट की ऑफर की जाएगी कि वो चीफ जस्टिस बने, इससे पहले कि वो अगर तीनों इनकार करेंगे तो आप चौथे नंबर पे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हालांकि दिल बड़ा चाह रहा है, बड़ी आपसे खूबसूरत डिबेट हो रही है कि इसको कंटिन्यू करते, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा होता है। सर लास्टली बताइएगा, ये जो सलमान अकबर राजा साहब और फैसल चौधरी साहब और फवाद चौधरी साहब के दरमियान एक महाभारत जो लड़ी गई है, जिसकी आज सीज फायर इमरान खान साहब ने कराई है, आपका क्या ख्याल है कितने दिन तक ये रहेगी, इफेक्टिव रहेगी सर, ये बॉर्डर क्लैशेस?
देखिए दो साहब वो अंग्रेजी की मिसाल है ना, when the cat is away the mice shall play। मसला ये तो लीडर अंदर है तो बाहर तो अब कोई किसी को लीडर नहीं मानता। जब कोई किसी को लीडर नहीं मानता तो आपस में ज़ाहिर है वो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। तो बात तो इस वक्त पार्टी का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई दूसरे की अथॉरिटी और लीडरशिप क्वालिटीज को चैलेंज करता। आपने वो शेर अफजल मर्रत का बयान देखे, कभी कोई बोलता, कभी पीटीआई से कोई बोलता, कभी फवाद है, कभी फैसल है। रऊफ हसन साहब हैं। तब तक एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तब तक तमाम लीडर एक दूसरे को ना सिर्फ वो जो चैलेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर सवाल उठा रहे होते हैं। तो ये तो चलता रहेगा जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। ये अगर किसी का ख्याल है कि कोहेसिव यूनिट बनेगा तहरीक-ए-इंसाफ, कोई एक शख्स इस पार्टी को इकट्ठे रखेगा अपने जोर से या अपनी लीडरशिप क्वालिटी से, ऐसा नहीं होगा। ये तो खान साहब आएंगे बाद तभी पार्टी इकट्ठी होगी और लोग खामोश होंगे, वरना ये चलता रहेगा। ये तो अब मेरा ख्याल है जब तक खान साहब बाहर नहीं आते इस तरह का शोर के लिए तैयार रहे, हर वक्त चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच काशिफ साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।